आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ स्क्रीन पे मौजूद है हरियाणा से एडवोकेट भाई राजनारायण पंघाल जी। जी जय श्री राम। जी जी, नमस्ते दिग्विजय जी। राजनारायण जी, आपको पता है कि परसों हमारे देश की दो बेटियों ने फिर हमारा परचम पूरे विश्व में बुलंद किया। सुरुचि फोगाट और मनु भाकर ने वर्ल्ड कप में गोल्ड और सिल्वर मेडल लिया और सुरुचि फोगाट ने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। आपको एक चीज जानकर हैरानी होगी या पूरे सभी दर्शकों को जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों के कोच भी एक ही हैं और ये दोनों एक ही एकेडमी की प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, ये है कि वो एकेडमियां अलग अलग समय पे खुली थी। 2013 में फौज से रिटायर आए, कारगिल में उन्होंने युद्ध भी लड़ा था। फौजी हैं अनिल जाखड़ जी, झाड़ली गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने मनु भाकर के परिवार का एक स्कूल है, यूनिवर्सल स्कूल, गोरिया गांव है, उसमें शूटिंग एकेडमी शुरू की और वहां से मनु भाकर इनके पास आई और प्रारंभिक 3 साल की जो उसकी जो शूटिंग की उसने जो कोचिंग ली वो अनिल जाखड़ जी से ली। 2018 में अनिल जाखड़ जी ने कारगिल शूटिंग एकेडमी के नाम से एक नई एकेडमी बनाई और सुरुचि फोगाट उनके पास तब से वहीं प्रैक्टिस करती है। पर राजनारायण जी, एक बात बताइए, मैंने देखा है, आज मैं इस बात को रिसर्च कर रहा था, मनु भाकर ने कहीं भी आज तक किसी डॉक्यूमेंट में, कहीं किसी उसमें अनिल जाखड़ जी का नाम नहीं लिया। आज मेरी मनु भाकर के परिवार से बात भी हुई है तो उन्होंने इस बात को तो स्वीकारा कि हाँ, प्रारंभिक कोच रहे हैं, लेकिन उसका उनको मुझे दिखता है कि कोई बहुत खास फायदा नहीं मिला। फायदे में मैं पैसों या अवार्ड्स की बात नहीं करूंगा, कम से कम रिकॉग्निशन तो मिलना चाहिए। एक आदमी जिसका शूटिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था, उसने सिर्फ अपनी मेहनत, अपने दृढ़ निश्चय पे आज वर्ल्ड के दो बहुत नामी खिलाड़ी पैदा कर दिए और उस चीज का क्रेडिट उस आदमी को नहीं मिल रहा है, जो एक चिंता का विषय है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा भारतीय कुश्ती की तरफ। ऐसे बहुत से कोच हैं और बहुत से खिलाड़ी हैं जो कैश अवार्ड्स की बंदर बाट के लिए अपना जमीर तक बेच देते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि बड़े बड़े खिलाड़ियों ने कैश अवार्ड और अवार्ड्स और पैसों के चक्कर में अपने ससुर जी, अपने पिताजी, अपने चाचा जी, अपने भाई, अपने भतीजे का नाम दिया। नाम लेकर कहूंगा कि एक ओलंपिक की मेडलिस्ट हुई हैं कुश्ती में, उन्होंने अपने प्रारंभिक कोच ईश्वर सिंह दहिया का कभी कहीं नाम नहीं लिया। ओलंपिक की मेडलिस्ट है ईश्वर सिंह दहिया को बड़े आराम से द्रोणाचार्य अवार्ड मिल जाता और मोटा कैश अवार्ड मिलता, लेकिन उन्होंने आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने ससुर जी का नाम दे दिया था और अंत में फेडरेशन ने दोनों नाम रिजेक्ट कर दिया और किसी को कुछ नहीं मिल पाया था। अभी अभी रिसेंट जो ओलंपिक्स हुए हैं उसमें अमन सहरावत का मेडल आया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो कैश अवार्ड मिलना था कोच को, वो किसी को नहीं मिल पाया। बजरंग पुनिया के प्रारंभिक कोच थे वीरेंद्र आर्या, छारा में अपना अखाड़ा चलाते हैं, और वही दीपक पुनिया के कोच थे। उस आदमी का बलिदान देखिए कि आप भी जानते हैं कि जब मैं किसी बच्चे के साथ, मैं अगर एक कोच हूं, एकेडमी चलाता हूं और एक बच्चे के साथ मैंने 5-7 साल मेहनत की है और उस बच्चे का अगर प्रारंभिक स्तर पे मेडल आने लग जाए जूनियर और कैडेट में, तो कोई कोच नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मेरा अखाड़ा छोड़कर कहीं और चले जाए। पर इस मामले में वीरेंद्र आर्या ने बहुत बड़ा दिल दिखाया और दीपक पुनिया और बजरंग पुनिया जब कैडेट के नेशनल चैंपियन हो चुके थे तो वो खुद इनको छत्रसाल स्टेडियम में ले गए और वहां पर उनको कहा कि नहीं, मेरे से ज्यादा बेटर अखाड़ा और बेटा तुम यहाँ ज्यादा अच्छे से एक्सरसाइज करोगे, पहलवानी करोगे और बाकी विश्व स्तर पे नाम करोगे, और उन दोनों ने किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक वीरेंद्र आर्या को उनका कभी क्रेडिट नहीं मिला। तो मैं ये दुर्भाग्य मानता हूं हमारे देश के खिलाड़ियों का कि इनके अंदर पता नहीं क्या आ जाता है कि जब ये नेशनल कैंपों में पहुंच जाते हैं तो अपने प्रारंभिक कोचों को भूल जाते हैं और नए कोच पकड़ लेते हैं, नए गुरु खलीफा पकड़ लेते हैं। और ये चिंता का विषय है। इसमें मैं आपको बताऊं चिंता का विषय क्या है, कि कोचेस का मनोबल टूटता है। ये जो छोटी छोटी एकेडमियां, छोटे छोटे अखाड़े, छोटे छोटे सेंटर पे जो कोचेस काम कर रहे होते हैं, उनका मनोबल टूटता है कि भैया मेहनत हमने की, फल हमने, पेड़ हमने लगाया, फल कोई और खा रहा है। और ये चिंता का विषय है राजनारायण जी। इस पर आपकी ओपनिंग टिप्पणी। जी दिग्विजय जी, सबसे पहले मैं दर्शकों का भी अभिवादन करूंगा और आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है ये, क्योंकि बहुत सारे
जो चैनल हैं या साथी है पत्रकार, उनको तो इस बात की नॉलेज ही नहीं है और इतनी गहराई तक वो नहीं जाते। और आपने बिल्कुल एक ये जो काफी सालों से एक प्रॉब्लम कहूंगा मैं हमारे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हमारे खिलाड़ी हरियाणा के हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम भी हमारे ही प्रदेश में है। और क्योंकि मैं सभी कोचेज से मिलता रहता हूँ, जब भी कोई खिलाड़ी कुछ अचीव करता है अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर, तो मैं सबसे पहला फोन मैं उसके कोच को ढूंढ के करता हूँ, बधाई देता हूँ। फिर मैं उसके माँ बाप को बधाई देता हूँ। खिलाड़ी से तो जरूरी नहीं है कि मैं मिल पाऊं, लेकिन मेरे को पता है कि उसके बेसिक कोच की इसमें कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर बेसिक कोच सही से नींव न रखे तो वो नेशनल कैंप में जाएगा ही नहीं, क्योंकि नेशनल कैंप में जाने के लिए कम से कम 5 साल, 3 साल, 4 साल का टाइम आपको चाहिए। और वो केवल हमारे जिला लेवल पे जो छोटी छोटी एकेडमीज सेंटर खोले हुए हैं, अखाड़े खोले हुए हैं, वहीं से हमारे ये बच्चे नेशनल कैंप में जाते हैं। और ये छोटी एज के होते हैं, नाबालिग होते हैं, और जैसे जैसे ये कैंप में जाते हैं तो ये वहां पे जाके बालिग हो जाते हैं। तो जैसे इनके पेरेंट्स इनको गाइड करते हैं, मेरे को ये तो यही लगता है कि परिवार इनको जरूर गाइड करता होगा। हालांकि इसमें बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो आज तक अपने बेसिक कोच का ही नाम लेते आ रहे हैं, लेकिन उन खिलाड़ियों की कोई गिनती नहीं है, ना कोई उनका कोई नाम लेता, क्योंकि ऐसे हमारे सामने उदाहरण बहुत ज्यादा है जिसमें खिलाड़ियों ने अपने बेसिक कोच को नजरअंदाज किया है। तो आशा उम्मीद करता हूं कि हम आने वाली जो 15-20 मिनट तक बात करेंगे तो उन मुद्दों पे ऐसी बात करें ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। जी दिग्विजय जी। राजनारायण जी, चिंता का विषय एक और है कि ये कोच साहब लोग भी प्रोटेस्ट या इसके ऊपर कुछ बोलते नहीं, बड़ा दिल दिखाकर नहीं बोलते हैं, या जो भी कारण है, मुझे लगता है कि कोचेस को भी आगे आना पड़ेगा। मैंने कुश्ती में ऐसे कई कोचेस को मैं जानता हूं कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेट करके कैश अवार्ड, पूरे का पूरा बेटा मैं तुझे दे दूंगा, तू मेरा नाम दे दे, मुझे अवार्ड मिल जाएगा, मुझे द्रोणाचार्य मिल जाएगा, मुझे ध्यानचंद अवार्ड मिल जाएगा, ये भी करते आए हैं। लेकिन इस चीज का विरोध राजनारायण जी दूसरे कोचेस को भी करना चाहिए। अगर एक बच्चा जो मेरा स्टूडेंट था उसको आप तोड़ के ले जाएंगे, तो ये मेरा भी फर्ज है कि मैं पूरी कोचिंग फ्रेटर्निटी में, फेडरेशंस में और खिलाड़ियों से बात करूं कि देख लो तुम्हारे सामने मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है। लेकिन हमारे कोचेस भी शांत रह जाते हैं, मूक रह जाते हैं, और जो कुछ धूर्त प्रवृत्ति के कोच होते हैं वो अपना काम कर जाते हैं। मोटे मोटे कैश अवार्ड लेना और सरकार से सरकारी अवार्ड लेना, ये उनका, उन्होंने एक नेक्सस चला लिया है। और ये मैंने देख रहा हूं कई खेलों में ये नेक्सस चल रहा है और बहुत कामयाब है। अब उसमें देखिए नुकसान तो कोचिंग फ्रेटर्निटी का हो रहा है ना। अगर आज मनु भाकर जसपाल राणा को अपना कोच बता रही है तो कहीं ना कहीं अनिल जाखड़ को इसका विरोध करना चाहिए। पर अनिल जाखड़ अब किस मजबूरी में शांत रहते हैं या बड़ा दिल दिखा के शांत हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो अनिल जाखड़ का हो रहा है। और मनु जाखड़ भी अगर ये काम कर रहे, मनु भाकर सॉरी, अगर ये काम कर रही है तो बहुत गलत है। अब आ जाते हैं लेटेस्ट अपना सुरुचि फोगाट पे। सारी दुनिया जानती है कि अनिल जाखड़ उनके कोच हैं, पर सुरुचि फोगाट के आज बड़े बड़े, मैं देख रहा हूं हरियाणा में तो हर बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे उन दोनों बेटियों की हमारे फोटोज हैं, लेकिन अनिल जाखड़ वहां कहीं नहीं दिख रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल का कोच अगर अपना काम नहीं करेगा तो कोई खिलाड़ी, आप नेशनल लेवल तो छोड़िए, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजनारायण जी, हमारे खिलाड़ियों को और कोचेस को भी ये जो गलत प्रैक्टिस, ये जो मैल प्रैक्टिस हो रही है स्पोर्ट्स में, इसका विरोध करना चाहिए। और ये विरोध हम नहीं करके हम आने वाले अपने खेल को बहुत बुरा, एक बुरा संदेश जा रहा है कि कैसे कुछ धूर्त प्रवृत्ति के लोग, वो खिलाड़ी हो चाहे कोच हो, कैसे एक गलत कार्य को अंजाम दे रहे हैं सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए, एक अवार्ड के लिए। और जो व्यक्ति जिसने मूल एकदम जमीन पे जिसने कार्य किया है, जिसका हक बनता था, उसका हक मारा जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि कोचेज और खिलाड़ियों को इस पे आवाज उठानी चाहिए अपनी? जी बिल्कुल दिग्विजय जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि जब ये दोनों बेटियां शूटिंग कर रही थी तो उसी दौरान मैं अप्रैल 2018 में और एशियाड जो 2018 में ही हुए थे जकार्ता में, तो दोनों को कवर करके आया था। और आते ही मैं इनसे प्रेरित होकर
और मैंने खुद मेरे दोनों बच्चों को शूटिंग में डाल दिया था और मैं खुद भी शूटिंग करने लगा था। तो पैरेलल मतलब ये सुरुचि फोगाट अप्रैल 2018 में आई है और हम जो है दिसंबर 2018 में आए हैं और हमने मई 2019 में एक साथ डिस्ट्रिक्ट खेला है। चरखी दादरी झज्जर और भिवानी का डिस्ट्रिक्ट एक जगह हुआ था और उसके बाद फिर हम स्टेट में गए और फिर नेशनल में गए। तो मेरी बेटी भी इसी एज ग्रुप की है और मनु बाकर थोड़ी सी उससे सीनियर है। तो इसके पिताजी सफेद कुर्ते पजामे में आते थे, इंदर सिंह जी सिपाही, बड़े साधारण से, और ये कोच अनिल जाखड़ जी और मैं, हम पीछे पीछे कुर्सियों पे बैठ के अपने बच्चों को हौसला अफजाई करते थे और मैच देखते थे। हर नेशनल मतलब 2019, 20, 21, 22, 23, 24 ये नेशनल मतलब हर में एक साथ रहे हैं और हर अचीवमेंट को मैंने नजदीक से देखा है और इसलिए मेरे को ज्यादा इस पे हैरानी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है कि खुशी तो हुई मेरे को कि मेरी दोनों बेटियां आज फ्रंट पेज पे हैं और दोनों का गांव बिल्कुल साथ साथ है। सासरोली तो जो आईआईटी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, अभय सिंह गरेवाल उनका गांव आता जहां से सुरुचि आती है, और गोरिया का गांव नाम तो मनु बाकर ने कर ही दिया है। तो इनके गांव में भी मेरा आना जाना रहता है रेगुलर और जब हम रेंज पे जाते हैं तब भी हम मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे कोच साहब ने जो दोनों ही बेटियों को शुरुआती 3 साल में ही बेसिक होता है और 3 साल में ही इंटरेस्ट क्रिएट होता है, नहीं तो बच्चा बीच में छोड़ के चला जाता है, रुकेगा नहीं वो उस गेम में। तो वो नींव भरने वाले, इंटरेस्ट क्रिएट करने वाले और पिस्टल को बेसिक कैसे उठाना है, कैसे पकड़ना है, उस टेक्निक को बताने वाले इन दोनों बेटियों के लिए अनिल जाखड़ कोच साहब ने ही काम किया। लेकिन आज पूरा देश इसके बारे में नहीं जानता क्योंकि कहीं आएगी नहीं ना, क्योंकि अखबार में नहीं आती है, कोई कोई रिपोर्टर नहीं जाता है उनके पास, और वो भी पता नहीं किस दबाव में है या मतलब गांव में ऐसे ही होते होंगे लोग। और एक एक्स सर्विसमैन है, थोड़ा उनको भाई ईगो प्रॉब्लम भी होती होगी भी, अपने आप में वो अपने पैरों पे खड़े हैं तो उनको ये लगता होगा कि इन बच्चों को ही बोलना चाहिए। लेकिन मेरे को लगता है कि बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चे शायद ना डिसीजन लाए, लेकिन पेरेंट्स को जरूर बोलना चाहिए कि बेसिक कोच एक जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी लाइफ आपको नहीं पता लगता जब आप जमाने में किसी से नहीं मिलते हैं तो आपकी बाहर क्या इमेज बनने लग रही है। आप उसका बहुत सालों बाद जाके आपको पता लगता है कि हमारे अभी जो कुछ पहलवान है उन्होंने पिछले दिनों अपनी क्या इमेज बनाई है सोसाइटी में। तो उनको ऐसे मतलब हम तो यही डरते हैं कि भाई अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ एक अच्छी इमेज भी बहुत जरूरी है और सामाजिक इमेज बहुत जरूरी है, क्योंकि आप रोल मॉडल होते हो, आप जैसा करते हो जूनियर बच्चे भी वैसा ही करते हैं। तो आज अगर अखबार में जो अनिल जाखड़ कोच साहब का भी नाम आता तो मेरे को बड़ी खुशी होती। जी दिग्विजय जी। एक और बात है पंगाल साहब, जो उस पे भी बात करनी पड़ेगी कि ठीक है ना, कोच कर रहे हैं ना बच्चे कुछ करते हैं, पर माँ बाप, आपको तो पता है ना कि आपका बच्चा अगर आज ओलंपिक्स में, वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में या किसी भी स्तर पे परफॉर्म कर रहा है तो उसके पीछे कौन आदमी है। मैं ये कहता हूं कि एक बच्चे को तैयार करने में जितना उसके कोच का बच्चे का हाथ है उतना ही माँ बाप का भी डेडिकेशन है, माँ बाप का डिवोशन है, माँ बाप के सेक्रीफाइसेस हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि माँ बाप खुद अपने बच्चों को बरगला रहे हैं। माँ बाप, भाई आपको तो पता है ना, बच्चा तो आप जैसे हम एक बच्चे के लिए बात कर रहे थे, उसको 20 साल के बच्चे को कितनी अकल होती है, 18 साल के, 22 साल, 24 साल के बच्चे को कितना समाज का ज्ञान, उसको कितनी अकल है। पर माँ बाप को तो जी बहुत अकल है। आप तो 40, 50, 60 साल के हैं ना। जब आपका बच्चा ऐसी कोई गलती कर रहा है, किसी के बहकावे में आकर वो गलत कदम उठा रहा है, तो माँ बाप उस चीज को क्यों नहीं करते? माँ बाप उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? माँ बाप तो उसको, माँ बाप, भाई देखिए, एक बच्चे के जीवन में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट जो जो फिगर प्ले करता है वो माँ और बाप और परिवार है। तो मैंने देखा है कि ऐसे बहुत सारे केसेस में जब गलत गलत लोगों के नाम दिए जा रहे हैं, आपको मैं बताऊं, आपको जानकर हैरानी होगी, साक्षी मलिक का ओलंपिक में मेडल आता है, उनका जो द्रोणाचार्य अवार्ड है या कैश अवार्ड बनता है वो किसी को नहीं मिल पाया। बजरंग पुनिया के नाम पे किसी को नहीं मिल पाया, दीपक पुनिया के नाम पे किसी को नहीं मिल पाया, अमन सहरावत के नाम पे किसी को नहीं मिल पाया, रवि दहिया के नाम पे किसी को नहीं मिल पाया, और दो ऐसे लोगों को मिल गया जिनका इन लोगों की परफॉर्मेंस में कोई हाथ नहीं था। मैं नाम लूंगा, देखिए सुजीत मान जी को तो इसलिए मिल गया 2015 के बाद
2 लोगों को सिर्फ रेसलिंग में अवार्ड मिले हैं, और रेसलिंग में आप सोच के देखिए 2008, 12, 16, 20, 24 हर ओलंपिक में मेडल आए हैं, और कुछ ओलंपिक्स में 2-2 मेडल भी आए हैं, जिसमें रामफल जी और यशवीर मान जी जिनका बनता था उनका उनको मिल गया। लेकिन उसके बाद मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे कोचेस हैं जिनको नहीं मिला, और उसमें बच्चों ने गलती की और साथ में माँ-बाप ने उस पर कोई विरोध नहीं प्रदर्शित किया। तो आपको नहीं लगता कहीं न कहीं हरियाणा के समाज में माँ-बाप भी एक गलत रोल प्ले कर रहे हैं बच्चे के साथ और उस कोच के साथ, और दगाबाजी हो रही है इन कोचेस के साथ? जी, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है पूरी पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा कैश अवार्ड दे रहा है दिग्विजय जी। इसके पीछे मेरे को यही कारण लग रहा है कि जब आपका बच्चा आपको कैश अवार्ड दे रहा है तो आप उसको कहना बंद कर देते हो और ये सोच लेते हो कि भाई इसको जो डिसीजन लेना है वो ही ले लेगा। लेकिन वो ये इतने सारे एग्जाम्पल आपने गिना ही दिए हैं, तो हमारे बच्चे उस मतलब उतनी उनमें समझ नहीं है कि वो ये सोच सकें कि 10-20 साल बाद तुम्हारा इस एक्ट का क्या इम्पैक्ट रहेगा तुम्हारी सोशल लाइफ पे, और वो उसको मतलब इमीडिएट जो डिसीजन है वो उनके ऊपर हावी रहता है और उसको सुधारने की पोजीशन में भी नहीं रहते। तो इतने एग्जाम्पल शायद यही दर्शा रहे हैं, और कोई कारण मेरे को नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ही साधारण परिवारों से ये बच्चे आए हैं और एकदम से इनको जो करोड़ों रुपए मिल गए, फिर अपना उसी में ये मतलब घर बना लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, फॉर्च्यूनर टाइप, या और जो भी महंगी महंगी गाड़ियां ले ली। तो पेरेंट्स फिर सरेंडर कर देते हैं इनके आगे, कुछ नहीं बोलते। शायद ऐसा ही मेरे को नजर आ रहा है। जी दिग्विजय जी। आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैं योगेश्वर दत्त पहलवान जी की तारीफ करूंगा। बजरंग पुनिया ने एक बार जब इनका ओलंपिक्स में मेडल आया था, तो योगेश्वर पहलवान जी को कहा था कि पहलवान जी आप द्रोणाचार्य अवार्ड भर दो, क्योंकि आप ही शुरू से मेरे साथ लगे हुए हो। तो अब योगेश्वर दत्त ने बड़ा दिल दिखाकर कहा था, नहीं मेरा ने वीरेंद्र कोच साहब का बनता है, वीरेंद्र आर्या का, तो उनका नाम दे। पर बजरंग पुनिया ने उनका नाम भी नहीं दिया था। बजरंग पुनिया को स्टेडियम में लाने वाले थे नरेंद्र पहलवान जी, खुडण गांव बजरंग पुनिया के गांव के ही। नरेंद्र 96 किलो में नेशनल चैंपियन हुए, इंटरनेशनल हुए कई बार, और बहुत अच्छे पहलवान थे। उनका नाम नहीं दिया, कहीं उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि रवि दहिया का जो परफॉर्मेंस आई है ना, उसके पीछे एक एयरफोर्स के पहलवान है हमारे, अरुण पंडित, कई बार के इंटरनेशनल थे, उनकी मेहनत थी। ऐसे ही अभी हमने देखा अमन सहरावत के साथ भी एक बहुत उनके बड़े भाई समान एक पहलवान है, जो उनके साथ 24 घंटे लगे रहते थे। पर इन लोगों को मैं बताऊं, देखिए जी, एक तो इनका द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए या किसी कैश अवार्ड के लिए एनआईएस क्वालिफाइड कोच होना भी एक जो है ना, ये उसका भी बहुत नुकसान होता है। अब बहुत सारे लोगों ने एनआईएस, जैसे अरुण पंडित ने एनआईएस अब की है शायद 2 साल पहले, पर रवि दहिया का मेडल तो पहले आ चुका था, तो उनको कोई उसका फायदा नहीं मिल पाया। लेकिन मैं आपको बताऊं जी, ये जो खिलाड़ी है ना, जो साथ के जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं, इन्होंने भी अपना जीवन समर्पित किया होता है। एक बच्चे के साथ उसको एकदम पेरेंट की तरह, गाइड की तरह लेके चलना और उस स्तर तक पहुंचाने में इनका बहुत हाथ रहा है। तो मुझे लगता है कि फेडरेशंस को और समाज को, और मैं ओलंपिक एसोसिएशन से भी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से भी अपील करूंगा कि कुछ केसेस में इन चीजों को ना थोड़ा सा साइडलाइन कर देना चाहिए कि नहीं, एनआईएस क्वालिफाइड होगा तभी आप किसी कैश अवार्ड के लिए या द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए या किसी स्टेट अवार्ड के लिए आप क्वालिफाई करते हो। है तो इन बातों का भी थोड़ा सा ना फेडरेशंस को और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को ध्यान देना पड़ेगा, साई को, कि ऐसे भाई ऐसे रेयर केसेस ही होते हैं। और ऐसा नहीं है कि नहीं मिले हैं। कुश्ती में महावीर फोगाट, जो गीता बबीता और ये अपने विनेश फोगाट के ताया जी, इनको मिला है, और बहुत सारे ऐसे कोचेस को मिला है जिन्होंने, ठीक है, अपना कोई प्रोडक्ट नहीं पैदा किया। सुजीत मान पहलवान को मिला है, इन्होंने पर्सनली अपना कोई प्रोडक्ट नहीं पैदा किया, पर पिछले 10 सालों से वो नेशनल कैंप्स में अपनी सेवा दे रहे हैं, अपने परिवार से दूर, अपने घर वालों से दूर, अपने सारे सब कुछ अपना त्याग के चंद बच्चों के लिए इन्होंने अपने जीवन के 10-10 साल दिए हैं, तो सरकारों ने इनको अवार्ड दिए हैं। तो ऐसे ही मैं सरकार से अपील करूंगा, समाज से अपील करूंगा कि किसी किसी केस में थोड़े से ना, जो आपने जो मानक जो तय किए उन मानकों को हटा देना चाहिए और रिकमेंड करना चाहिए, और ऐसे लोगों का भी ख्याल रखना पड़ेगा, अरुण पंडित जैसों का। तो राजनारायण जी, अगर आपकी कोई आखिरी टिप्पणी हो तो करें, बताएं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा दिग्विजय जी, क्योंकि किसी एनआईएस डिप्लोमे का मोहताज थोड़ी है टैलेंट। टैलेंट ना तो जी। आप कहीं से गांव से उठाकर, अच्छा ये आप ये देखिए, बड़ी मजे की बात है, ये नियम आया कब, कब डाला गया? ये फेडरेशन में जो अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं जारी कर सकते ना, जो एनआईएस कर लिया और जो कहीं ट्रेनिंग देते किसी गांव में जाके किसी एकेडमी में, वो अपना जुगाड़ करवा के अपना
फेडरेशन में घुस जाते हैं, कैंप में नाम ले दो जी। फिर उन्होंने देखा कि तुम्हारा तो जो कैंप में आने के बाद भी ये बच्चे तुम्हारा नाम नहीं दे रहे, फिर उन्होंने ये नियम बनाया, फिर एक नियम और बनवाया उन्होंने दिग्विजय जी, कि कम से कम 3 महीने नेशनल कैंप में कोच होना जरूरी। ये सब इस देश में फर्जीवाड़ा चल रहा है। नेशनल कैंप में आने वाला कोच एलिजिबल ही नहीं है कि मेडल के लिए बच्चा तैयार कर सके किसी भी फेडरेशन का। बच्चा तो तैयार नीचे होगा ग्राउंड लेवल पे, हाँ उसको ऊपर आप पॉलिश कर सकते हो, उसको कुछ विदेश भेज सकते हो, तो उसका केयर टेकर करते हो, मतलब मैनेजर के तौर पर तो हो आप, लेकिन कोचिंग नहीं। कोचिंग तो भाई वो नीचे से करके आ चुका। तो ये जानबूझ के नियम बनवाए गए हैं, जितने भी बनवाए गए हैं, और इन्हीं नियमों की वजह से बहुत सारे टैलेंटेड कोच द्रोणाचार्य और कैशवाड़ के लिए रहे हैं हरियाणा में। जी दिग्विजय। तो आपने हमें समय दिया राजनाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समाज में कोचेस से, प्लेयर्स के माँ बाप से, उनके मेंटोर से, मोटिवेटर से ये अपील करूंगा कि अगर आपके आसपास आप देख रहे हैं कोई ऐसा गलत कार्य हो रहा है कि हक किसी का ले कोई और रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि कल को आप भी इसका शिकार बनेंगे। जो आज गलत का साथ दे रहा है, कल को नियति, कल को काल, कल को समय आपको भी दंडित करेगा। वो एक कहावत है ना जी कि युद्ध में जो अलग थलग बैठकर जो युद्ध का मजा लेते हैं ना, अंत में युद्ध के परिणाम उनके परिवार पे, उनके ऊपर भी आते हैं। तो अगर आज आप किसी के साथ गलत होता देख रहे हैं और चुपचाप बैठे हैं, तो कल को जब आपके साथ गलत होगा तो सारा समाज चुपचाप बैठेगा और तकलीफ आपको अकेले को झेलनी पड़ेगी। और आज अगर आप गलत का विरोध करते हैं तो ठीक है, हो सकता है थोड़े समय के लिए आपका विरोध हो, लेकिन लॉन्ग टर्म पे वो सारे समाज के लिए और आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा सिद्ध होगा। तो राजनारायण जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अन्य मुद्दों पे हम आपके साथ वीडियोस बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू।